हाय एवरीवन, वेलकम टू एसटीडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये क्लास जो चलती है, ये डेली क्लास आपको 5 बजे मिलती है। इसमें हम लोग सीटेट पेपर 2 एसएसटी डिस्कस करते हैं, एनसीईआरटी। तो आज का जो चैप्टर है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1857 की क्रांति। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। चैप्टर नंबर 4 में हम लोगों ने देखा था कि कैसे जो है इन जो मतलब अंग्रेज लोग हैं वो भारत आए, फिर कैसे उन्होंने लोगों पे जो है अपना कब्जा कर लिया, फिर धीरे धीरे उनको अपने अधीन कर लिया। ठीक है, कैसे उनको कर्ज देते थे, कैसे उनकी जो फसलें थी उस पर भी अपना हक जताते थे। तो ये सब हम लोगों ने डिटेल में कल की क्लास में देखा था, यानी चैप्टर नंबर 4 में देखा था। तो आज का जो चैप्टर है, इसमें बात ये की गई है जब जनता बगावत करती, यानी 1857 और उसके बाद। तो ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है कि 1857 की जो क्रांति है वो आपका जीके जीएस में हर जगह, कोई भी आप एग्जाम मतलब देने जाइए, सभी जगह ये पूछा ही जाता है। तो ये सीटेट में भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसको लास्ट तक देखिएगा, हम लोग डिटेल में समझेंगे कि जो इस चैप्टर में किस बारे में दिया गया है। देखिए, इसमें ये वही था, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें ये दिया गया है कि कैसे जो मतलब शेर साहब जो जफर थे, बहादुर, यानी बहादुर शाह जो जफर थे, कैसे उनके पुत्र को उन्हीं के सामने मार दिया गया। कैसे जो अंग्रेज लोग थे, यानी जो कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो लोगों पे कैसे अपना राज करती थी। कैसे उनकी सारी जो नीतियां थी, ठीक है, कैसे उन पे अपना जो वहां के सिपाही लोग थे, कैसे उन पे अपना हक जताते थे, कैसे उनको प्रताड़ित करते थे। तो इन सब बारे में दिया गया, कैसे उनकी भावनाओं को भी मतलब ठेस पहुंचाया जाता था। क्योंकि उनको बिल्कुल भी पूरी तरह से जो कंपनियां थी उनको दबाना चाहती थी, लेकिन कंपनी भी बहुत ज्यादा होशियार थी। वो क्या करती थी, डायरेक्ट नहीं कहती थी कि हम मतलब ये आप पे जो है हम आपको ऐसे अपने अधीन कर रहे हैं। वो मतलब लालच दे के फिर अपने अधीन कर रही थी। तो ये सारी था मतलब जो है बातें इस चैप्टर में दी गई हैं कि कैसे जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई और फिर कैसे उसने अपना व्यापार शुरू किया, कैसे यहाँ के जो मतलब लोग थे, ये कंपनी जो आई थी, ये नहीं कि सिर्फ जो किसान लोग थे, जो मजदूर लोग थे उन्हीं को प्रभावित किया, बल्कि जो जैसे कि शिल्पकार थे, जिनके व्यापार थे, उनको भी इस कंपनी ने बहुत ही ज्यादा प्रभावित किया, उनकी भी भावनाओं को बहुत ज्यादा ठेस पहुंचाई। तो इस वजह से जो लोग थे उनमें क्या धीरे धीरे विद्रोह की जो है भावना उत्पन्न हुई। तो इस बारे में इस चैप्टर में इसी बारे में दिया गया है कि जो नवाब लोग थे उनकी जो सत्ता थी कैसे छीनती चली गई, यानी धीरे धीरे जो कंपनी थी कैसे उन पे भी अपना कब्जा करने लगी। तो इस सब बारे में चैप्टर में दिया गया, तो हम लोग डिटेल में समझेंगे। इसको लास्ट तक आप लोग जरूर देखिएगा, आपको काफी हेल्प मिलेगी, यहाँ से काफी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ प्रीवियस के क्वेश्चन करके आप एसएसटी में अच्छा स्कोर कर लेंगे तो आपका पेपर 2 क्लियर हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप पेपर एक बार दीजिए, चाहे 2 बार दीजिए, चाहे 10 बार दीजिए, आप सिर्फ प्रीवियस के क्वेश्चन करके पेपर 2 क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। आपको 6, 7, 8 की हिस्ट्री, यानी मतलब एनसीईआरटी जो है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये पढ़नी ही होगी। आप लाइटली तौर पे भी पढ़ सकते हैं तो आपका कुछ अच्छा स्कोर हो जाएगा और आप जो पेपर 2 क्वालिफाई कर लेंगे। लेकिन आप डीप में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, प्रॉपर तरीके से थ्योरी पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, तो आप अच्छा स्कोर करेंगे और आपका पेपर 2 भी क्लियर हो जाएगा अच्छे नंबरों से। ठीक है, तो आपको प्रीवियस क्वेश्चन तो करने हैं, बट बाद में पहले क्या करना है, आपको थ्योरी पढ़नी है चैप्टर वाइज कि आखिर चैप्टर में दिया क्या है, कौन कौन से चैप्टर हैं। तो इसलिए आप लोगों को, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं गूगल पे डाउनलोड करके, या फिर अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो डेली 5 बजे ये क्लास मिलती है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है टीचिंग से रिलेटेड, एंड आपको सीटेड की भी क्लासेस मिलती हैं जो कि आपको डेली 5 बजे एंड 3 बजे। ठीक है, साथ ही साथ बीपीएससी की भी आपको क्लासेस मिलती हैं। अगर आप बीपीएससी की प्रिपरेशन करें तो डेली 2 बजे वाली क्लास ज्वाइन करिएगा, आपका जीके जीएस अच्छा कंप्लीट हो जाएगा और आप अच्छा स्कोर भी जीके जीएस में कर पाएंगे। तो अब हम लोग देख लेते हैं चैप्टर के बारे में। देखिए, चैप्टर में दिया गया था, मैंने अभी आपको डिटेल में थोड़ा बहुत समझाया, मतलब ओवरऑल व्यू थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन किया। अब जो बात इसमें कही गई, यानी जो कंपनियां थी वो क्या कर रही थी, जो मजदूर लोग थे, जो किसान थे, जो शिल्पकार लोग थे, यानी जो रोजगार अपना चलाते थे, उन पर भी तो अपना सत्ता जमा ही रही थी। साथ ही साथ जो नवाब लोग थे उनकी भी सत्ता क्या कर रही थी, छीन गई थी, क्योंकि धीरे धीरे कंपनियां इन पर भी अपना शासन कर रही थी। चैप्टर नंबर 4 में हम लोगों ने देखा था कैसे नील की खेती स्टार्ट हुई। तो लोगों को जो मतलब जमीन दी जाती थी कि इतनी खेती पे आप मतलब अब जो है नील उपजाएंगे। उसके बाद क्या करती थी कंपनियां, पूरी जो नील होती थी उनको कम मतलब जो है कम लागत में किसानों से ले लेती थी नील।
उसके बाद विदेशों में जाकर के उचित दामों में बेचती थी और साथ ही साथ जो किसान लोग थे उनको कर्ज भी देती थी और कर्ज जो देती थी बहुत ज्यादा कीमत पर देता था। ठीक है, तो ये सब कुछ था, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 में देखा था, डिस्कस किया था, तो उसी चैप्टर से ही रिलेट कर रहा है, इसीलिए मैं 4th चैप्टर के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत बता रही हूँ। ठीक है, तो इसमें जो था, कंपनी जब आई भारत तो उन्होंने सबको प्रभावित किया, सब पर अपना शासन कर रही थी, साथ ही साथ जो नवाब लोग थे उनकी भी सत्ता छीन रही थी। ठीक है, इनको भी उन्होंने बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया, साथ ही साथ उनकी सत्ता और सम्मान दोनों को क्या किया, खत्म कर रहे थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। ठीक है, फिर बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैयार किए गए थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता जो थी वो घट रही थी, यानी जो स्थानीय शासन थे उनकी भी सत्ता क्या हो रही थी, धीरे धीरे घटती जा रही थी। बाकी सेनाओं जो थी, जो सेना लोग थे उनको भी कम किया जा रहा था, उनको भी भंग कर रहे थे। साथ ही साथ जो राज वसूली के अधिकार थे वह इलाके एक दूसरे के एक दूर इलाके एक एक करके छीने जा रहे थे, यानी जो राजस्व वसूली का अधिकार था, यानी इस इलाके में आप अपना राजस्व वसूल करेंगे, तो वो भी धीरे धीरे कंपनियां जो थी वो छीन लेती थी कि इस जो इलाके में आपका राजस्व वसूलते थे वो भी क्या करते थे, कंपनियां जो थी उस इलाके को अपने बस में कर रही थी। तो इस तरह से जो कंपनी का असर सभी क्षेत्र में देखने को मिल रहा था। आगे देखते हैं क्या हुआ, फिर क्या हुआ, बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत की, यानी बहुत सारे स्थानीय शासक जो थे उन्होंने क्या किया, अपनी रक्षा के लिए कंपनी से बातचीत की। उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद जो है उन्होंने गोद लिया हुआ जो बेटा था उसको राजा बनाया जाए, यानी जो लक्ष्मीबाई थी वो ये चाहती थी, इन्होंने एक पुत्र को गोद लिया था इनके पति की मृत्यु हो जाने के बाद, तो ये चाहती थी कि जो मेरा पुत्र है उसको जो है राजा बना दिया जाए। लेकिन कंपनी ने क्या किया, ये भी जो था एक्सेप्ट नहीं किया, उसको भी मतलब हटा दिया। उन्होंने कहा हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो उन्होंने भी इसको भी स्वीकार नहीं किया। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तपुत्र नाना साहेब ने कंपनी से आग्रह किया कि पिता जो मतलब दादा पेशवा मतलब बाजीराव जो द्वितीय थे उनसे भी ये जो दत्त पुत्र थे नाना साहेब, उन्होंने भी कंपनी से आग्रह किया कि जो मेरे पिता हैं, ठीक है, उनकी मृत्यु के बाद जो पेंशन है वो हमको दी जाए, लेकिन कंपनी ने उसको भी ठुकरा दिया। उनका भी जो था, उनको भी जो निवेदन जो उनका था उसको भी कंपनी ने ठुकरा दिया, वो भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। ठीक है, अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से थी, यानी जो अवध की रियासत थी वो अंग्रेजों के कब्जों में जाने वाली आखिरी रियासत थी। सन 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई और 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में कर लिया। तो जो सन 1801 में अवध जो था एक सहायक संधि उसमें थोपी गई थी, तो वो जो 1856 में अंग्रेजों ने उसको भी अपने कब्जे में कर लिया था। ठीक है, तो गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चल रहा, यानी कंपनी ने क्या किया था फिर, क्योंकि उसको अपने अधीन कर लिया था, तो जो जनता थी, जनता में जो गलत फहमी पैदा करने के लिए वो ये कह रही कि शासन जो है वो ठीक तरीके से नहीं चल पा रहा है। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो लोग हैं, जो जनता है, उनमें विद्रोह की भावना उत्पन्न ना हो। तो कंपनी मतलब दोनों तरीके से, मतलब जो जनता थी उनके सामने बहुत स्वीटली होकर बात करती थी, बट अदर्स से उनको बहुत ज्यादा प्रताड़ित कर रही थी। ठीक है, आगे चलते हैं। कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की भी पूरी योजना बना ली, यानी जो कंपनी थी वो क्या करना चाहती थी, मुगल जो थे उनको पूरी तरह से वो खत्म करना चाहती थी कि मुगल जो है, क्योंकि मुगल काफी शक्तिशाली थे, तो इस वजह से वो चाहती थी कि मुगल जब बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, यानी उनका शासन बिल्कुल खत्म हो जाएगा, तो उनको लोगों पे कब्जा करने में आसानी रहेगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग मतलब देख लेते हैं बट वीडियो को लाइक नहीं करते, तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आगे चलते हैं। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर ये मतलब सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम ही हटा दिया, क्योंकि ये क्या करना चाहता था, जो कंपनी थी वो चाहती थी कि मुगल जो है उनकी सत्ता धीरे धीरे खत्म हो जाए, तो इसलिए सबसे पहले उसका क्या कदम रहा कि जो सिक्के पर उनका जो मुगल बादशाह थे उनका नाम ही हटा दिया, क्योंकि सिक्के पर मुगल बादशाह का नाम भी छपा हुआ था, तो इसने क्या किया, उनका नाम ही हटा दिया। सन 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकाल कर
उसे दिल्ली से कहीं और बसाया जाए। यानी इन्होंने कब ऐलान किया था, ये लाइन ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो ये सन 1849 में किया था। गवर्नर जनरल डलहौजी ने यह ऐलान कर दिया था कि बहादुर शाह जो जफर हैं, ठीक है, उनकी मृत्यु के बाद जो बादशाह का परिवार होगा उसको लाल किला से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखना, किसने ऐलान किया था, गवर्नर जनरल डलहौजी ने। आगे चलते हैं। अगला है दिल्ली से कहीं और बसा, मतलब दिल्ली से उनको बाहर निकाल दिया जाएगा, कहीं और बसाने, मतलब कहीं और वो अपना बसे जाके या फिर रहे जाके। आगे चलते हैं। सन 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। यानी ये भी ध्यान रखना कि जो मतलब गवर्नर जनरल कैनिंग थे, उन्होंने फैसला लिया था कि बहादुर शाह जो जफर है वो जो आखिरी मुगल बादशाह होंगे। तो ये अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आखिरी मुगल बादशाह जो थे वो किसने कहा था कि जो बहादुर शाह जफर हैं वो आखिरी मुगल बादशाह होंगे, तो गवर्नर जनरल कैनिंग ने कहा था सन 1856 में। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। आगे चलते हैं। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को मतलब बादशाह नहीं माना जाएगा। यानी कि क्योंकि उसने कहा था कि लास्ट जो है ये बहादुर शाह जफर ही मुगल बादशाह हैं, उसके बाद इनके कोई अगर पुत्र होगा, कोई वंशज होगा तो उसको मतलब बादशाह नहीं बनाया जाएगा। उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। यानी सिर्फ क्या रहेंगे, क्योंकि मतलब राजा के पुत्र होंगे तो इसलिए उनको राजकुमार का नाम दे दिया जाएगा, बट उनको अलग जो है बादशाह नहीं बनाया जाएगा। अगला, ठीक है, तो ये जो ऐलान किया था गवर्नर जनरल कैनिंग ने किया था। अब बात कर लेते हैं किसान और सिपाही, इसके बारे में। इसमें जो बात कही गई, गांव गांव में किसानों और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूल के सख्त तौर तरीके से परेशान थे। तो क्या हुआ, मतलब जो कंपनी थी वो क्या कर रही थी, किसानों पे भारी कर लगा रही थी और भारी जो मतलब लगान लगा के वसूल रही थी। तो इससे जो लोग थे, जो किसान लोग थे, वो बहुत ही ज्यादा परेशान थे और साथ ही साथ जमींदार लोग थे वो भी परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजनों के लिए कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे, क्योंकि जो कर्ज होता था, वो लोग, जब कंपनियां कर्ज देती थी वो ज्यादा दाम पर देती थी। ठीक है, तो जो किसान थे, जो जमींदार थे, उनकी फसल ही इतना पैदावार नहीं हो पाती थी कि वो उनका कर्ज चुका पाए, तो इससे भी बहुत ज्यादा परेशान थे। इसके कारण उनकी पीढ़ियों पुरानी जमीनें हाथ से निकली जा रही थी, क्योंकि वो जब कर्ज नहीं चुका पाते थे तो जमीन जो उनकी होती थी, वो जो कंपनी होती थी वो ले लेती थी। तो इस वजह से उनकी जमीन भी उनके हाथों से जा रही थी। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। वे अपने वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे, क्योंकि कंपनी जो थी वो गलत तरीके से बिहेव करती थी। इस वजह से जो सैनिक लोग थे उनकी भी भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही थी। आगे चलते हैं। अगला जो पॉइंट है यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। सन 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला। यानी कब मिला था इनको आदेश, तो क्या हुआ था, उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति जो है भ्रष्ट हो जाएगी। यानी ये भी एक मतलब था कि जो आप समुद्र यात्रा अगर कर लेंगे, जो सैनिक लोग हैं, तो उनसे उनका जो धर्म है वो भ्रष्ट हो जाएगा, यानी उनका धर्म जो है नष्ट हो जाएगा। तो इस वजह से भी जो सैनिक थे वो समुद्र यात्रा नहीं करना चाहते थे। लेकिन क्या हुआ, 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते पर बर्मा जाने का आदेश मिला। यानी कंपनी ने क्या कहा सिपाहियों से कि 1824 में युद्ध करने के लिए समुद्र के रास्ते से बर्मा जाने का आदेश दे दिया। तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो ये मानते थे कि जो समुद्र यात्रा है, अगर जितने भी सैनिक हैं वो कर लेंगे तो उनका धर्म जो है वो नष्ट हो जाएगा। इस वजह से उन्होंने इनकार कर दिया। उन्हें जमीन के रास्ते से जाने में इतराज नहीं था। सरकार का हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सजा दी गई, क्योंकि कंपनी का जो मतलब अधिक हुक्म था, यानी जो आदेश था, वो जब सैनिक नहीं माने तो उनकी तरफ से उनको सजा भी दी गई। क्योंकि यह मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ था, इसलिए सन 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा। इस कानून में साफ कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेवा में नौकरी करेगा तो जरूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार करना भी पड़ सकता है। यानी क्या किया गया, फिर एक रूल बना दिया गया,
कंपनियां मतलब जो अंग्रेज लोग थे वो बहुत ज्यादा होशियार थे, वो तुरंत एक नया रूल बना के खड़ा कर देते थे। तो जब सैनिक थे वो समुद्र पार नहीं करना चाहते थे क्योंकि उनका धर्म भ्रष्ट हो रहा था, तो इस वजह से उन्होंने मना कर दिया। तो कंपनी ने क्या किया, एक नया रूल बना दिया कि अगर जो कंपनी में आप काम करोगे, यानी अगर आप सेना के रूप में काम करोगे, नौकरी कर रहे हो, तो आपको कभी भी समुद्र पार करना पड़ सकता है। ये रूल बना दिया गया। अब आप पहले से एग्री हो तभी आप उसमें नौकरी कर सकते थे, ठीक है, या फिर मतलब पहले ही आपको पता था कि समुद्र पार करना कभी भी पड़ सकता है, तो आपको नौकरी करनी ही पड़ेगी क्योंकि जीवन यापन करने के लिए पैसे चाहिए और बाकी कोई रोजगार था नहीं, तो लोगों को मजबूरन जो था वो नौकरी करनी पड़ती थी। तो कंपनी ने पहले ही रूल बना रखा था, तो जो मतलब सैनिक लोग थे उनको मजबूरन फिर समुद्र पार करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कंपनियां क्या थी, पहले ही ये रूल बना के बाद में इन्होंने कर दिया कि अगर आप नौकरी करेंगे तो आपको कभी भी समुद्र का जो समुद्र है वो पार करना पड़ सकता है। आगे चलते हैं। सिपाही गांव के हालत से परेशान थे, बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे, वे अपने परिवार गांव को छोड़कर आए थे, लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्दी ही सिपाहियों में फैल गया, ठीक है। जो किसान लोग थे फिर वो क्या करते, बहुत ही ज्यादा परेशान थे, इसलिए वो उन्होंने क्या किया, उस कंपनी के खिलाफ विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया, यानी उन्होंने सिपाहियों का रूप ले लिया। आगे चलते हैं। सुधारों पर प्रतिक्रिया। इसमें बात कही, भारतीय समाज को सुधारना जरूरी था, यानी अंग्रेज लोग क्या चाहते थे, अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए, यानी सती प्रथा जो थी उसको रोकना चाहा उन्होंने, और साथ ही साथ जो विधवा विवाह होता था उस पे उन्होंने क्या किया, उसको बढ़ावा दे दिया, ठीक है। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया, यानी अंग्रेजी जो भाषा थी उसको प्रोत्साहन दिया गया कि लोग जो है अंग्रेजी भाषा सीखें। सन 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि जमीन पर संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी। सन 1805 में एक नया कानून बनाया गया जिसमें ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया, यानी क्या किया गया सन 1850 में, ये ध्यान रखना कौन सा कानून बनाया गया था जिसमें ईसाई धर्म को जो है अपनाना आसान हो गया था, तो सन 1850 में, ठीक है। इसमें ये रूल बनाया गया कि जो लोग ईसाई धर्म को अपना लेंगे, ठीक है, उनमें कानून का प्रावधान किया गया कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो फिर पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार होगा। यानी अंग्रेज लोगों ने क्या नया रूल निकाला कि अगर आप ईसाई धर्म अपना लेते हैं तो जो आपकी संपत्ति है, यानी जो पैतृक संपत्ति है वो आपकी ही बनी रहेगी, ठीक है। तो ये जो रूल बनाया गया है, यानी जो नियम बनाया गया सन 1850 में बनाया गया था। टाइम ध्यान रखिएगा, ये भी ध्यान रखना इसके अंतर्गत कहा क्या गया था कि जो संपत्ति है वो आपकी ही रहेगी, यानी वो उसको छीना नहीं जाएगा। बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया था कि अंग्रेज उनका धर्म और सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि धर्म परिवर्तन करवा रहे थे और लालच क्या था कि आपकी जो संपत्ति है वो जो है उस पर आपका ही अधिकार रहेगा, वो छीनी नहीं जाएगी। तो कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो सोचेंगे अरे चलो धर्म परिवर्तित कर लेते हैं, संपत्ति तो अपनी बनी रहेगी। तो इससे क्या हुआ, जो किसान लोग थे उनको समझ में आने लगा कि जो हमारी धर्म है और सामाजिक रीति रिवाज है और परंपरागत जो शैलियां हैं उसको नष्ट कर रहे हैं अंग्रेज, ठीक है। तो ये सारा मतलब बहुत ज्यादा अंग्रेज लोग दिमाग लगाते थे कैसे हमको लोगों को घुमाना है और कैसे अपने अंडर में करना है। आगे चलते हैं। दूसरी तरफ ऐसे भारतीय भी थे जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे। इन सुधारकों और उनके समुदायों आंदोलन यहाँ से नहीं आएगा। आगे चलते हैं। ये आप देख सकते हैं, मेरठ में विद्रोह सिपाही अफसरों पर हमला करते उनके घर में घुस गए, ठीक है, और इमारतों में आग लगा दी थी। तो ये जो है मेरठ का विद्रोह है, आप लोग देख सकते हैं। तो मतलब क्या था, क्योंकि मजबूरन में जो किसान लोग थे उनको विद्रोह करना पड़ा क्योंकि अंग्रेज लोग बहुत ही ज्यादा उन पर जो है शासन कर रहे थे। आगे चलते हैं। सैनिक विद्रोह क्या होता है, जब सिपाही इकट्ठा होकर अपने सैनिक अफसरों का हुक्म मानने से इनकार कर देते हैं तो सैनिक विद्रोह उसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं, जो है सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया, यानी जो सैनिक विद्रोह था वो धीरे धीरे क्या हुआ, जन विद्रोह बन गया। क्योंकि सैनिक लोग मतलब जो किसान लोग थे वो परेशान थे, जो जमींदार थे वो भी परेशान थे, जो मतलब नवाब लोग थे वो भी परेशान थे, तो धीरे धीरे उन्होंने सिपाहियों का रूप धारण किया। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे करके जनता जो थी सभी में वो परिवर्तित हो गए, यानी जन विद्रोह बन गया। आगे देखते हैं।
इसमें बात जो कही गई, भारत के उत्तरी भाग में 1857 में ऐसी ही स्थिति पैदा हो गई थी और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ रहा था। मई सन 1857 में शुरू हुई इस बगावत ने भारत में कंपनी का अस्तित्व जो है खतरे में डाल दिया था। मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत की। समाज के विभिन्न तबलों के असंख्य लोग विद्रोह तेवरों के साथ उठ खड़े हुए। कुछ लोग मानते थे कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में यह सबसे बड़ा जो है सहस्त्र संघर्ष था। तो क्या मतलब जो लोग थे वो धीरे धीरे क्या कर रहे थे कि उनको पता था कि ऐसे जो है अंग्रेज लोग हम पे मतलब हुक्म जताते रहेंगे। तो धीरे धीरे जो क्या हुआ, उन्होंने उसके खिलाफ अपनी आवाज उठाई। जो सैनिक लोग थे, जो जमींदार लोग थे, उन्होंने भी किया। फिर धीरे धीरे जो हर जनता उनमें अपना सहयोग देने लगी। मेरठ से दिल्ली, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। 8 अप्रैल सन 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया था। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, सन 1857 में मंगल पांडे को जो फांसी दी गई थी, बैरकपुर में अपने अफसरों पर उन्होंने हमला कर दिया, इसके आरोप में क्या किया गया, उनको फांसी दे दी गई। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। चंद दिन बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया था। ठीक है, सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया था, क्योंकि इससे वो क्या करना चाहते थे, कंपनी जो थी वो लोगों का धर्म भ्रष्ट करना चाहती थी। ठीक है, तो इस वजह से जो कारतूसें थी उस पर चर्बी और मतलब गाय और सूअर की जो चर्बी था उसका लेप चढ़ाया गया था। तो इस वजह से लोग जो थे वो सिपाही लोग जो थे वो इससे इनकार कर रहे थे युद्ध करने से। आगे चलते हैं। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया, उन्हें अपने अफसरों का हुक्म न मानने से। यानी जो 85 सिपाही थे उनको बाहर कर दिया गया, क्योंकि वो अफसरों का हुक्म नहीं मान रहे थे। वो जानते थे कि उसमें जो है, जो कारतूस है, उसमें गाय और सूअर की जो चर्बी चढ़ाई गई, तो इससे क्या हो रहा था, उनका धर्म भ्रष्ट हो रहा था। इस वजह से उन्होंने मना कर दिया, तो उनको बाहर ही निकाल दिया गया। आगे चलते हैं। आरोप में 10-10 साल की सजा दी, यानी उनको बाहर भी निकाला गया और साथ ही साथ इस आरोप में उनको 10 साल की सजा भी हुई। यह 9 मई सन 1857 की बात है। ठीक है, तो ये मतलब हर तरीके से जो है लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा था। आगे चलते हैं। मेरठ में तैनात दूसरी भारतीय सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत जबरदस्त रही। 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ से जेल पर धावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आजाद करा दिया। मतलब जो अंग्रेज लोग थे वो भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे कब्जा करने पर। ठीक है, पूरी तरह से पूरा मतलब अपना हुक्म जताने पर। लेकिन जो लोग थे, जो किसान थे, जो जमींदार थे, वो भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे कि अंग्रेज लोगों को भगा दिया जाए, उनका जो है शासन ना चले। ठीक है, आगे चलते हैं। उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर हमला करके उन्हें मार गिराया। उन्होंने बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिया और अंग्रेजों की इमारतों व संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया, यानी उसमें आग लगा दी गई। उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। सिपाही पूरे देश में अंग्रेजों के शासन को खत्म करने का जो है आमदा थे, यानी वो चाहते थे कि अंग्रेज जो हैं उनका शासन पूरी तरह से खत्म किया जाए। सिपाहियों ने इसका भी जवाब जो है ढूंढ लिया था। वे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश का शासन सौंपना चाहते थे, यानी जो लोग थे वो चाहते थे बहादुर शाह जो जफर है उसको देश का शासन जो है उनके हाथ में सौंप दिया जाए। मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई की रात को घोड़ों पर सवार होकर अंधेरे ही दिल्ली पहुंच गई, यानी सुबह ही सुबह वो दिल्ली पहुंच गई। जिन्हें ही उनके जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। यह भी अंग्रेज अफसरों मारे गए। देसी सिपाहियों ने हथियार या गोला बारूद कब्जे में कर लिया, इमारतों को आग लगा दी। विजयी सिपाही लाल किले के दीवारों के आसपास जमा हो गए। वे बादशाह से मिलना चाहते थे। बादशाह अंग्रेजों की भारी ताकत से दो हाथ करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन सिपाही भी अड़े रहे, यानी वो नहीं चाहते थे कि उनसे वो अपना हाथ मिलाएं, लेकिन जो सिपाही लोग थे वो भी खड़े रहे कि आपको हाथ मिलाना ही पड़ेगा। आखिरकार उनको हाथ मिलाना पड़ा। उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। तो जो बहादुर शाह जो जफर थे उनको फिर अपना नेता, जो किसान लोग थे उन्होंने बनवा लिया, यानी जो सिपाही थे उन्होंने बना लिया।
बूढ़े बादशाह को सिपाहियों की यह मांग माननी पड़ी, यानी जो मतलब बादशाह थे वो बूढ़े थे। उन्होंने देश भर की मुखियाओं और शासकों की चिट्ठी लिखकर अंग्रेज से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। बहादुर शाह के इस एकमात्र कदम के गहरे परिणाम सामने आए। ठीक है, तो ऐसे करके यानी बहादुर शाह जो जफर थे उनको फिर अपना नेता बना लिया गया। आगे चलते हैं। अंग्रेज को इस एक मिनट अंग्रेज से पहले देश के बहुत हिस्से पर मुगल सम्राट का मतलब साम्राज्य का ही शासन था। ज्यादातर लोग शासक यहाँ से नहीं आएगा, इतना हम लोग छोड़ते हैं, फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अंग्रेजों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर पैदा हुई उथल-पुथल कुछ समय में शांत हो जाएगी। यानी क्या था, अंग्रेज लोगों को ये लगता था कि जो किसान भड़क रहे हैं इस टाइम, जो विद्रोह कर रहे हैं, ये कुछ टाइम बाद शांत हो जाएंगे। लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया, स्थिति जो थी वो बदल गई, क्योंकि उनको तो लगता था कि ये किसान लोग हैं, ये मतलब कमजोर है, कुछ टाइम विद्रोह करेंगे उसके बाद शांत हो जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, जो बहादुर शाह जफर था वो उसने अपना समर्थन दे दिया, तो सब मतलब जो सारी स्थिति वो बदल गई। अक्सर ऐसा होता है जब लोगों को, यहाँ से नहीं आएगा, आगे चलते हैं। बगावत फैलने लगी, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। एक के बाद एक रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और वे दिल्ली, कानपुर व लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों का साथ देने को निकल पड़े। यानी जो विद्रोह इन्होंने कहाँ किया, दिल्ली, कानपुर एंड लखनऊ। ठीक है, और जो अलग टुकड़ियां थी उनकी भी मदद करने के लिए वो लोग निकल पड़े। उनकी देखा देखी कस्बों और गांव के लोग भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे। यानी जब लोग देखने लगे तो उनमें भी हिम्मत आई, मतलब वो लोग भी उनका समर्थन करने लगे। वे स्थानीय नेताओं, जमींदारों और मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए। ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेजों से लोहा लेने को तैयार थे। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्त पुत्र नाना साहेब कानपुर के पास रहते थे। तो जो पेशवा बाजीराव के दत्त पुत्र थे नाना साहेब, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, वो कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने सेना इकट्ठा की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित किया, यानी जो अंग्रेज लोग थे उनको उन्होंने बाहर कर दिया और खुद को पेशवा घोषित कर दिया। उन्होंने ऐलान किया कि वह बादशाह बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर हैं। लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे विरसिद कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो इनको जो था बाहर मतलब हटा दिया गया गद्दी से। फिर जो नया नवाब बना, वजीद अली शाह के बेटे को विरजिद जो कद्र थे उनको जो है नवाब घोषित कर दिया गया। ठीक है, विरजिद जो थे, आगे चलते हैं। जफर को अपना बादशाह मान लिया गया। उनकी मां बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यानी जो उनकी मां थी बेगम हजरत महल, उन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने में हिस्सा लिया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई भी विद्रोह सिपाहियों के साथ जा मिली। उन्होंने नाना साहेब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती दी। मध्य प्रदेश के मंडला क्षेत्र में राजगढ़ की राजधानी अवंती बाई लोथी ने 4000 सैनिकों की जो है फौज तैयार की और अंग्रेजों के खिलाफ उनका नेतृत्व किया। तो यानी जो लक्ष्मीबाई थी और जो राजगढ़ की अवंती बाई जो लोधी थी, उन्होंने भी इनका नेतृत्व किया। यानी जो सिपाही लोग थे उनकी उन्होंने मदद की विद्रोह कराने में। आगे चलते हैं। विद्रोह टुकड़ियों के सामने अंग्रेजों की संख्या बहुत कम थी। बहुत सारे मोर्चों पर उनकी जबरदस्त हार हुई। इससे लोगों को यकीन हो गया कि अब अंग्रेजों का शासन खत्म हो चुका है। अब लोगों को विद्रोह के में कूद पड़ने का जो था गहरा आत्मविश्वास मिल गया था। यानी धीरे धीरे जो अंग्रेज थे उनकी शक्ति कम हो रही थी। ठीक है, 6 अगस्त सन 1857 को लेफ्टिनेंट गवर्नर टाइटल ने अपने कमांड इन चीफ को टेलीग्राम भेजा, जिससे अपने अंग्रेजों के भय को व्यक्त कर दिया। हमारे लोग विरोधियों की संख्या को लगातार लड़ाई से थक गए थे। एक एक गांव हमारे खिलाफ था, जमींदार भी खिलाफ खड़े हो गए थे। तो ये इन्होंने जो है टेलीग्राम से मैसेज किया था।
आगे चलते हैं। आगे जो है, इस दौरान सारे महत्वपूर्ण नेता जो थे सामने आ चुके थे, यानी जितने भी महत्वपूर्ण नेता थे वो सामने आ चुके थे। फैजाबाद के मौलानी अहमदुल्ला शाह ने भविष्यवाणी कर दी कि अंग्रेजों का शासन जल्द ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि विद्रोह बहुत ज्यादा चरम सीमा पर था, अंग्रेजों का शासन धीरे धीरे खत्म हो रहा था। तो जो महत्वपूर्ण नेता लोग थे वो भी अपना सामने आ गए, और जो फैजाबाद के मौलाना थे उन्होंने क्या किया, भविष्यवाणी कर दी कि अंग्रेजों का जो है शासन खत्म होने वाला है। ठीक है, इसी आधार पर अंग्रेजों अपने समर्थकों की एक विशाल संख्या जुटा ली। अपने समर्थकों के साथ वे अंग्रेजों से लड़ने लखनऊ जा पहुंचे। दिल्ली में अंग्रेजों का जो है सफाया करने के लिए बहुत सारे गाजी यानी योद्धा इकट्ठा हो गए थे। बरेली के सिपाही बख्त खान ने लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच कर दिया। वह इस बगावत में एक जो मुख्य व्यक्ति साबित हुए। बिहार के एक पुराने जमींदार कुंवर सिंह ने भी विद्रोह सिपाहियों के साथ सिपाहियों का साथ दिया। तो ये ध्यान रखना, जो कुंवर सिंह थे ये कहाँ के थे, बिहार के थे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। इन्होंने भी 1857 की क्रांति में अपना सहयोग दिया था। आगे चलते हैं। सिपाहियों के साथ साथ दिया और महीनों तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। तमाम इलाकों और नेताओं और लड़ाके इस युद्ध में हिस्सा लेते रहे। आगे चलते हैं। अगला जो है कंपनी का जो पलटवार, यानी जो कंपनी थी वो उसका क्या पलटवार हुआ। इसमें जो बात कही गई है, उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए। विद्रोह की जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनवाए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। यानी जो कंपनी थी उसने अपना पलटवार किया, यानी इंग्लैंड से क्या किया उसने, और फौजी बुलवा लिए। ठीक है, और जो उनके रूल थे वो उसमें भी उन्होंने कानून जो थे उसमें भी उन्होंने जो है बदलाव करना शुरू कर दिया। सितंबर सन 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। यानी क्या हुआ, फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि सन 1857 जब आया तो दिल्ली फिर से अंग्रेजों के कब्जों में चली गई। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दे दी गई। ठीक है, उनके बेटे को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। तो इनका जो बेटा था बहादुर शाह जफर का, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उनके बेटे को उन्हीं के सामने अंग्रेजों ने मार दिया था गोली से। ठीक है, बहादुर शाह जफर को उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को अक्टूबर सन 1858 में रंगून जेल में भेज दिया गया था। दिल्ली पर इसी जेल में नवंबर सन 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली थी। तो ये ध्यान रखना, अंतिम जो सांस इन्होंने ली थी इसी जेल में ली थी जहां पे उनकी पत्नी बंद थी, और साथ ही सन 1862 में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। मार्च सन 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जों में चला गया। यानी 1857 में जो दिल्ली थी वो अंग्रेजों के कब्जे में चली गई। साथ ही साथ क्या हुआ, 1800 जब 58 आया तो जो लखनऊ था वो भी अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। सन 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई और उन्हें मार दिया गया। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ हुआ। खेड़ी की शुरुआत विजय के बाद उन्होंने अपने आप को अंग्रेजी फौजों से घिरा पाया तो वो शहीद हो गई। यानी उन्होंने जो है अपने आप को मार दिया। आगे चलते हैं। जिस तरह पहले अंग्रेजों के खिलाफ मिली सफलताओं से विद्रोह को उत्साह मिला था, उसी तरह विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी। यानी क्योंकि शुरुआत में क्या हुआ कि अंग्रेज जो सिपाही थे, जो जमींदार थे, उनमें जो है हिम्मत आई, क्योंकि वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे तो वो जीत रहे थे, तो उनमें उत्साह आ रहा था। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे जब अंग्रेज जो थे अपनी इंग्लैंड से सेना बुला ली, उनका जो है पक्ष जो था ज्यादा मजबूत हो गया, तो फिर 1857 में उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। तो जो फिर 1858 में उन्होंने लखनऊ पे कब्जा कर लिया। तो जो लोग थे जिनमें विद्रोह की भावना थी, उनमें क्या हुआ, धीरे धीरे उनकी हिम्मत टूटने लगी। उनको ये लगने लगा कि अंग्रेज अब शक्तिशाली ज्यादा हो गए, उनको हम हरा नहीं सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने विद्रोह का साथ छोड़ दिया क्योंकि उनमें उनकी हिम्मत हारती चली गई। उनको ये लगा कि अब हम जीत नहीं पाएंगे। अंग्रेजों ने भी लोगों का विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने
भूस्वामियों के लिए इनामों का ऐलान किया, ठीक है, और आश्वासन दिया कि उनकी जमीन पर उनके परंपरागत अधिकार बने रहेंगे। यानी क्या किया, कंपनी ने फिर धीरे धीरे जो है लोगों को लालच देना शुरू कर दिया कि जो उनके कंपनी जमीन पर अधिकार है वो उनके परंपरागत बने रहेंगे। जिन्होंने विद्रोह किया था उनसे कहा गया कि अगर वे अंग्रेजों के सामने समर्पण कर देते हैं, यानी कि अपना मतलब आत्मसमर्पण कर देते हो, और अगर उन्होंने किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की तो वे सुरक्षित रहेंगे और जमीन पर उनके अधिकार और दावेदारी बनी रहेगी। इसके बावजूद सैकड़ों सिपाही विद्रोह, नवाबों और राजाओं पर मुकदमे चलाए गए और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। तो ऐसे करके जो अंग्रेज थे उनका जो फिर से शासन हुआ, तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे करके लोगों पर कहा कि अपने आप को आत्मसमर्पित कर दो हमको, और बाकी जो अंग्रेज हैं उन पे अगर आप हत्या नहीं करते हैं तो आपकी जमीन जो है उस पर आपका अधिकार रहेगा। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने क्या किया, मुकदमेबाजी करके लोगों को फांसी चढ़ा दी। आगे चलते हैं, विद्रोह के बाद के साल, उसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। यानी जो विद्रोह हुआ उसके बाद के साल कैसे थे। इसमें जो बात कही गई है, अंग्रेजों ने सन 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया। क्योंकि अंग्रेज जो थे उन्होंने कब दोबारा नियंत्रण पा लिया देश पर, सन 1862 में, ठीक है, उनका फिर से सत्ता आ गई। ब्रिटिश संसद ने सन 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकारी जो मतलब सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए, ताकि भारतीय मामलों से ज्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया और उस भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जो जिम्मा सौंपा गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया। तो भारत के जो गवर्नर जनरल थे उन्हें कौन सा ओहदा दिया गया, वायसराय का ओहदा दिया गया। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा रानी की निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली, ठीक है। तो ये सारा था कैसे लोग जो थे मतलब अपना शासन करने लगे, मतलब जो अंग्रेज थे उनका फिर से सत्ता पर शासन हो गया। आगे चलते हैं। देश, अगला जो पॉइंट है, देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में किसी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासत अपने वंशजों यहाँ तक कि दत्त पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई। लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना आधिपत्य स्वीकार करेंगे। तो ये सब था, मतलब ये सारे पॉइंट दिए गए कि कैसे कैसे लोगों को जो है ये मतलब सौंपा गया कि ऐसे आपको परेशान नहीं किया जाएगा। अगला पॉइंट जो है, सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करके यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत के सिपाहियों को भर्ती कराने के बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों में से ज्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। यानी इन मतलब ये भी डिसाइड कर दिया गया कि कौन कौन सी जो जाति के लोग हैं उनको भर्ती में शामिल किया जाएगा, ठीक है। अगला है, मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें संदेह व शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेजों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था। यानी जो अंग्रेज थे उन्होंने सत्ता तो फिर से अपनी हासिल कर ली, बट उनके दिल में जो वो दर्द था कि मतलब इन लोग जो ये लोग थे इन्होंने हमारे खिलाफ विद्रोह किया था, हमको मारा था, हमारे बहुत सारे लोगों को मारा है। तो वो उनके जो दर्द था वो अपना मतलब अच्छे से, यानी लोगों को दिखा भी नहीं रहे थे कि हम विद्रोह कर रहे हैं तुम्हारे खिलाफ, बदला ले रहे हैं। लेकिन वो बदला ले रहे थे, यानी डायरेक्ट होकर इनडायरेक्ट वो ले रहे थे, ठीक है। तो वो जानते थे कि जो मुस्लिम है, मुस्लिम का सहयोग ज्यादा था, इस वजह से उनकी जो जमीन थी, जो संपत्ति थी, वो जब्त कर रहे थे। अगला पॉइंट है, अंग्रेजों ने फैसला लिया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। यानी लोगों को क्या कर रहे थे कि सामने से कह रहे थे कि मैं बहुत अच्छा हूँ, आप लोगों की बहुत सारी मतलब जो रीति रिवाज हैं, जो धर्म है, उनका हम सम्मान करेंगे। लेकिन वो अंदर ही अंदर लोगों को क्या कर रहा था, प्रताड़ित कर रहा था। अगला है, भूस्वामियों और जमीनों की रक्षा करने तथा जमीन पर उनके अधिकारियों को स्थायित्व देने के लिए नीतियां बनाई गई। तो ये था मतलब अंग्रेजों का जो था प्लान। अब हम लोग ये देख लेते हैं इसमें जो बात कही गई है। जो रेड कलर का है विद्रोह के मुख्य केंद्र रहे, और जो ब्लैक कलर का है विद्रोह के अन्य केंद्र रहे, ठीक है। तो ये हम लोग देख लेते हैं। यानी जो विद्रोह के मुख्य केंद्र रहे वो आपका झांसी रहा, दिल्ली रहा, मेरठ रहा,
बरेली रहा, लखनऊ रहा, कानपुर रहा, जो है फैजाबाद रहा। तो ये नाम ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए क्योंकि मैप से क्वेश्चन हर बार आता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि चैप्टर पूरा आपका कंप्लीट होता है। ये चैप्टर बड़ा था और इसमें काफी डिटेल में समझाना भी था क्योंकि 1857 की क्रांति जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आप लोग कनेक्ट करके पढ़ना तो इसको आपको ज्यादा समझ में आएगा क्योंकि जो चैप्टर नंबर 4 है वो इसी से रिलेट कर रहा है एंड चैप्टर नंबर 5, ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेट कर रहे हैं। तो आप जब चैप्टर नंबर 4 पढ़िएगा उसके बाद चैप्टर नंबर 5 पढ़िएगा तो आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी क्योंकि चैप्टर नंबर 4 में ये दिया गया है कि अंग्रेज लोग जो थे वो भारत कैसे आए, फिर उन्होंने यहाँ पे लोगों पे कैसे कब्जा करना शुरू किया, कैसे उन्होंने नील की खेती स्टार्ट की, फिर धीरे धीरे लोगों को अपने कर्ज में दबाते चले गए, फिर लोगों में अंदर जो विद्रोह की भावना उत्पन्न होने लगी तो उनका जो है बगावत करने लगे। तो ये चैप्टर नंबर 4 में दिया गया है। फिर उसके बाद आप जब चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा कि किसान जो जमींदार लोग थे वो कैसे इनके खिलाफ जो है युद्ध करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है, विद्रोह किया जो अंग्रेज लोग थे, कंपनियां जो थी। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे कंपनी जो थी वो बिल्कुल परास्त हो चुकी थी, मतलब उनको जो थे सैनिक लोग उन्होंने परास्त कर दिया था। बट हुआ क्या, धीरे धीरे समय बदला और अंग्रेज लोगों ने इंग्लैंड से सेना बुलवा ली। फिर जो है धीरे धीरे करके किसानों पर उनका फिर से हक, मतलब उन्होंने जो है सत्ता अपनी हासिल कर ली, अपना हक जता दिया। फिर सन 1857 में उन्होंने दिल्ली पर कब्जा किया, उसके बाद सन 1858 में उन्होंने लखनऊ पे कब्जा किया। तो ऐसे ऐसे करके क्या हुआ कि जो किसान लोग थे, जो सैनिक थे, उनमें हीनता की भावना आने लगी, यानी उनको लगा उनकी हिम्मत टूटने लगी क्योंकि बहुत सारे क्षेत्रों पे तो अंग्रेज शासन अपना कर रहे थे ना। तो इस वजह से उनको लगा कि अब हम अंग्रेजों को हरा नहीं पाएंगे। तो बहुत सारे जो लोग थे उसमें जो सहयोग दे रहे थे विद्रोह में वो भी अब पीछे हट गए, ठीक है। जब वो पीछे हट गए तो जब हिम्मत ही हार गए, पीछे ही हट गए बहुत सारे लोग, तो जो कुछ लोग बचे भी तो वो उसमें वो कुछ नहीं कर पाए। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे करके अंग्रेजों का फिर से शासन हो गया। फिर अंग्रेजों ने क्या किया, अपने नियम बदले, लेकिन वो अंदर ही अंदर जो विद्रोह में शामिल थे उनको उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, फांसी की सजा सुनाई क्योंकि बहुत सारे मुकदमे उन पे जो है लगा दिए गए। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे उनको फांसी हो गई। साथ ही साथ जो मुस्लिम लोग थे उनकी जो संपत्ति वो भी छीन ली गई। तो ये था चैप्टर में, मैंने आई होप कहानी के तौर पे थोड़ा बहुत आपको समझा दिया, आप लोगों को हेल्प मिलेगी। लेकिन ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर थोड़ा समझने का है क्योंकि इसमें चैप्टर में जो दिया गया है वो कहानी के तौर पे आप जब समझेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन ये चैप्टर को आप अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि 1857 की क्रांति बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है। किसी भी एग्जाम में आप जहाँ पे एनसीईआरटी फॉलो की जाती है वहाँ पे 1857 की क्रांति से क्वेश्चन आता ही है। चाहे आप बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो वहाँ भी ये पूछा जा सकता है क्योंकि एनसीईआरटी भी वहाँ पूछेगा बीपीएससी में, जीके जीएस में, और आपका सीटेट में तो पूछेगा ही। तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो कल हम लोग जो चैप्टर करने वाले चैप्टर नंबर 6 करेंगे, उसके बाद हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन भी करना स्टार्ट करेंगे। तो क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा, आई होप आपको हेल्प मिली होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना एंड अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा। कल हम लोग जो चैप्टर नंबर 6 डिस्कस करेंगे तो कल की क्लास को आप लोग ज्वाइन करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।